नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है मौलिक अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समिति के बारे में। समिति अर्थात एसोसिएशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को समिति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समिति अपने आप नहीं बनती है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। अपने कुछ उद्देश्यों के लिए जब लोग मिलकर सहयोग के साथ एक संगठन बनाकर कार्य करते हैं तो उसे समिति कहा जाता है। अब है समिति की कुछ परिभाषाएं। मैकाइवर और पेस के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी एक सामान्य हित या अनेक सामान्य हितों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है तथा जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। इसी संदर्भ में ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। संक्षेप में, ऐसे संगठन जो एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गठित किए जाते हैं और साथ ही जिनकी एक कार्यकारिणी होती है, उसे समिति कहते हैं। यानी किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो गठित किए जाते हैं और जिनकी एक कार्य प्रणाली होती है, अर्थात एक प्रशासकीय जिनका ढांचा होता है, उसे समिति कहा जाता है। अतः समिति को मनुष्यों की विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं, साथ ही जिसका प्रशासकीय ढांचा और कार्यकर्ता भी होते हैं। संक्षेप में, समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिनकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। अब है समिति की विशेषताएं। समिति की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं हम बताते हैं। इसमें पहला है समिति व्यक्तियों का समूह। समिति जो होती है व्यक्तियों का समूह होता है। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। निश्चित उद्देश्य, प्रत्येक समिति के कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन्हीं के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। तीसरा है विचार पूर्वक स्थापना। समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं तो वे एक ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जिसे समिति कहा जाता है। एक निश्चित संगठन, प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकती है। पांचवा है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क,
कार्यप्रणाली आदि होते हैं। अर्थात समिति जो होती है वह निश्चित नियमों पर आधारित होती है। प्रत्येक समिति के अपने कुछ ना कुछ नियम होते हैं। छठा है ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब सदस्य से त्यागपत्र भी दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समिति की जो सदस्यता होती है वह ऐच्छिक होती है, यानी इंसान यानी मनुष्य अपनी इच्छा से किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है अस्थायी प्रकृति। समिति साधारण रूप से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और इन उद्देश्यों के पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में जब छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं, उन मांगों को पूरा होने पर संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। यानी समिति की जो सदस्यता होती है वह अस्थायी होती है। व्यक्ति जब चाहे उसे समाप्त कर सकता है जब उसके उद्देश्य पूर्ण हो जाएं। नेक्स्ट है हमारा औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है। इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर सकता। यानी समिति के जो संबंध होते हैं समिति के अंतर्गत वह औपचारिक होते हैं, यानी छुओ और जाओ वाले। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं तब वह जो है समिति को छोड़ सकता है और समिति के सदस्यों के बीच औपचारिक यानी फॉर्मल रिलेशनशिप होती है। सिर्फ वो कार्य के लिए ही या अपने उद्देश्य के लिए ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साध्य नहीं होकर साधन होती है। कोई भी समिति साधारण रूप से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उनके मनोरंजन का साधन है, ना कि अपने आप में साध्य। यानी समिति साध्य नहीं होती है वरन साधन होती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य बनता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण होने के बाद वह उसे सदस्यता को हटा भी सकता है। अर्थात उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए यह सिर्फ एक साधन का काम करती है। अब है समिति के कुछ उदाहरण। समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक। आर्थिक समितियां होती हैं, राजनीतिक समितियां होती हैं, धार्मिक समितियां होती हैं, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक समितियां इत्यादि। समिति के रूप में हम इनका उल्लेख कर सकते हैं। अब है समिति के प्रकार। समितियां जो है आर्थिक समितियों के रूप में भी हम समाज में कई समितियों को देखते हैं, राजनीतिक समितियों के रूप में भी देखते हैं, सांस्कृतिक समितियों के बारे में भी देखते हैं हम, और शैक्षणिक समितियों के बारे में भी देखते हैं। व्यापारिक समितियां होती हैं, मजदूर संगठन होते हैं। व्यापारिक समितियों में जैसे सहकारी समितियां भी होती हैं, सुधार आंदोलन संगठन भी होते हैं। मैकाइवर ने बताया है कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। यानी समुदाय अपने आप में समाज से छोटा होता है लेकिन समिति से बड़ा होता है। यानी समिति एक समुदाय नहीं होती बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन होता है जो कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। समाजशास्त्री महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल को संस्था और समिति दोनों मानते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस रूप में देखा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक कार्यप्रणाली के रूप में देखा जाए तो सिर्फ वह एक संस्था है, और यदि सामान्य विशेष उद्देश्यों के रूप में देखा जाए
औपचारिक संबंधों के या उद्देश्यों के रूप में देखा जाए तो वह एक समिति है। जेपी सिंह ने कहा है कि समिति एक ऐसा समूह है जिसका संगठन सदस्यों के परस्पर सहयोग एवं विशेष प्रयास द्वारा इस उद्देश्य से किया जाता है कि इसके माध्यम से समाज द्वारा स्वीकृत कार्यप्रणाली व नियम का पालन करते हुए सदस्यों के विशिष्ट हितों की पूर्ति हो। समिति और समूह में सबसे बड़ा अंतर पारस्परिक जागरूकता का होता है। यह समूह के लिए अनिवार्य है जबकि समिति के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि समूह में पारस्परिक जागरूकता यानी एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं, आवश्यक होती है, जबकि समिति में ऐसा अनिवार्य नहीं है। अब हम पढ़ेंगे समिति और समाज में अंतर के बारे में। समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त होती है, अर्थात उसे देखा जा सकता है। सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त होता है। समिति का निर्माण समाज के अस्तित्व में आने के बहुत बाद की घटना है, अर्थात समिति का निर्माण जो है समाज के अस्तित्व के आने के बाद होता है, जबकि समाज का अस्तित्व किसी रूप में सदैव रहा है, उस समय भी जब मानव असभ्यता व बर्बरता के युग में था। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता के कारण किसी समिति का सदस्य बनता है, जबकि समाज का जीवन अनिवार्यतः व्यक्ति का जीवन अनिवार्यतः समाज में ही बीतता है और इसी कारण उसे एक सामाजिक प्राणी माना गया है। समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, समिति एक अस्थायी संगठन है, जबकि समाज समिति की तुलना में एक स्थायी अवस्था है। समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों को लेकर जानबूझकर की जाती है, जबकि समाज का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। समिति सहयोग की भावना पर आधारित होती है, जबकि समाज में सहयोग के अलावा संघर्ष भी पाया जाता है। व्यक्ति एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, जबकि एक समय में एक समाज से ही संबंधित व्यक्ति हो सकता है, यानी व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक समाज का ही सदस्य हो सकता है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अब हम पढ़ेंगे समुदाय और समिति में अंतर। समुदाय के बारे में हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना आवश्यक होता है, जबकि समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। समुदाय का स्वतः विकास होता है, समिति का विचारपूर्वक निर्माण किया जाता है। समुदाय में सदस्यों के सभी हित या उद्देश्य आ जाते हैं, अर्थात इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि समुदाय जो होता है वह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। समिति में व्यक्ति के जीवन के सभी उद्देश्य या हित नहीं आते, यह तो जीवन के किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। व्यक्ति समुदाय का अनिवार्यतः सदस्य होता है, किसी न किसी समुदाय में रहना उसके लिए आवश्यक है, जबकि किसी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट है, एक बार में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है, जबकि एक ही व्यक्ति एक समय में कई समितियों का सदस्य हो सकता है। समुदाय स्थायी होता है, जबकि समितियां अपेक्षाकृत या सापेक्षतः अस्थायी होती हैं। समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र होता है। इस दृष्टि से यह अपने आप में साधन नहीं होकर साध्य है, जबकि समिति विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है, अतः यह साध्य नहीं होकर साधन होती है।
समुदाय के सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जबकि समुदाय की सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जबकि समिति के नियम सामान्य नहीं होकर विशिष्ट होते हैं। समुदाय साधारणतः अपने आप में पूर्ण होता है। एक समुदाय में अनेक समितियां होती हैं, जबकि समिति समुदाय का एक अंग है। समिति के साधारणतः उपभाग नहीं होते हैं। समुदाय में सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है, जबकि समिति में सदस्यों की संख्या समुदाय की तुलना में सामान्यतः कम होती है। समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, जबकि समिति का अपना एक निश्चित ढांचा होता है और सदस्यों की निश्चित परिस्थितियां और भूमिकाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समिति एक ऐसा संगठन होता है जिसकी विचार पूर्वक या सोच समझकर स्थापना की जाती है, कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। समिति को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद समितियों को समाप्त किया जा सकता है। समिति समाज और समुदाय से छोटा समूह होता है या संगठन होता है, जहाँ समाज के अंतर्गत एक समाज के अंतर्गत कई समितियां पाई जा सकती हैं, लेकिन समाज अपने आप में एक विशिष्ट होता है। समाज व्यक्ति के आरंभ से ही उसके साथ चलता आ रहा है, लेकिन समाज का अस्तित्व पहले आया था, जबकि समिति का अस्तित्व जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाता है, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न समितियों से जुड़ता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।